अब देखो ज्वालामुखी क्या होता है, इसमें दो शब्द है। किसी भी चीज़ को पढ़ो तो पहले शब्दों का अर्थ समझना शुरू करो, ठीक है। इसमें क्या है, ज्वाला है और दूसरा मुखी, यानी कि इसमें कोई मुख है जो गर्म है या ज्वाला के जैसा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, वह जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाए थे इसके पहले, तो पृथ्वी का ऊपर का जो भाग है वह ठोस होता है, ठीक है। दिखाई न दे रहा हो तो इधर बैठ जाना, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, दिखाई देगा। अगर यहाँ दिख रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर का जो भाग है वो ठोस है, और इसके नीचे जो है लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर बताए थे कि दुर्बलता मंडल है कि नहीं। दुर्बलता मंडल क्या है, दुर्बलता मंडल में जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में है। कुछ कारण है, जो कारण बताए थे कि वह चट्टानें पिघली हुई हैं, और इन्हीं पिघली हुई चट्टानों को क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक है। धरातल के नीचे जो पिघली हुई चट्टानें हैं इनको हम कहते हैं मैग्मा। अब यह मैग्मा यहाँ पे जहाँ पाया जाता है इसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। तो अगर पूछेगा कि मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाता है, तो धरातल से लगभग 200 किलोमीटर की 100 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और यही मैग्मा किसी कारण से, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से यह मैग्मा सतह पर बाहर आता है, ठीक है, सतह पर बाहर आता है, तो उसी को जो है हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। यह मैग्मा सतह पर बाहर आएगा, गर्म है, और गर्म क्या है, चट्टान है ना, यानी कि यहाँ गर्मी है अधिक तो पिघल गई है, और जब बाहर आएगी तो उसकी गर्मी खत्म होने लगेगी कि नहीं, तो ख़त्म होने लगेगी। तो यह जो बाहर आएगी तो नीचे इसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर आ गया तो इसको क्या कहेंगे, लावा। तो लावा के रूप में बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद क्या होगा, ये जम जाएगा, और इसके जमने से चट्टानों का निर्माण होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि ज्वालामुखी क्या क्रिया है कि धरातल के नीचे स्थित मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर प्रकट होना ही ज्वालामुखी है, ठीक है। अब यह जो सतह पर आने की प्रक्रिया है यह या तो विस्फोट के साथ आएगी और या तो शांति के साथ आएगी। जैसे मान लो इसी आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार को देख लेते हैं कि मतलब ज्वालामुखी उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है। अगर यह किसी छिद्र के द्वारा आ रही है, ठीक है, एक छेद है तो इसको क्या बोलेंगे, छिद्रानुमुखी, ठीक है। तो एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दरारी। अगर ये दरार के माध्यम से आ रही है तो दरारी उद्भेदन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, छिद्रानुमुखी नहीं है, क्या नाम है जी, नाम भूल जाते हैं। केंद्रीय उद्भेदन। ये केंद्रीय उद्भेदन का मतलब होता है इरप्शन। इरप्शन का मतलब किसी चीज़ का फटकर बाहर आना, ठीक है। तो लावा का जो है इरप्शन होता है, तो इसी नाते ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहते हैं वोल्केनो, और ज्वालामुखी फूटने को बोलते हैं वोल्केनो इरप्शन, ठीक है। तो ये क्या है, केंद्रीय उद्भेदन अगर होगा, हिंदी मतलब इरप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्भेदन। तो या तो केंद्रीय होगा या तो दरारी होगा, ठीक है। अगर केंद्रीय होगा तो यह क्या होगा, एक पाइप के माध्यम से, ये मान लो पृथ्वी की सतह है और नीचे लावा है, ठीक है, लावा गर्म है। अब यह एक पाइप के माध्यम से निकल कर आएगा, तो अगर मान लो छेद पतला रहेगा तो निकलेगा लावा, तो फोड़ के ऊपर तक छटक के जाएगा कि नहीं, फोड़ के निकलेगा, जाएगा, और विस्फोट भी होगा, आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देगी कि नहीं, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर पतले रास्ते से निकलेगा तो विस्फोट के माध्यम से बहुत दूर तक जो है बादल जाएगा, लावा जाएगा, आवाज़ जाएगी, और इसे भूकंप भी आता है। इसके पहले भूकंप पड़ा है ना, तो भूकंप का एक कारण जो है ज्वालामुखी भी होता है, ठीक। दूसरे वाले में क्या होगा, दरारी उद्भेदन होगा, कि कहीं पर बहुत चौड़ी दरार बन जाए। अब जब दरार बन जाएगी तो रास्ता ज़्यादा मिलेगा लावा निकलने को कि नहीं, तो आसानी से निकल जाएगा, विस्फोट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो
तो जब विस्फोट नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, दरारी उद्भेदन से लावा निकलेगा और दूर तक ये फैल जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और है, केंद्रीय उद्भेदन से लावा सामान्यतः अम्लीय होता है और दरारी उद्भेदन से निकला लावा क्षारीय होता है। ठीक है। अब अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, ध्यान से देखो। अब ये हो गया, प्रकार समझ में आया। अगर केंद्र से, अगर कोई पतले छेद से निकल रहा है विस्फोट के साथ ज्वालामुखी तो केंद्रीय होगा, और दरार के माध्यम से निकल रहा है तो दरारी होगा। ठीक है। अब देखिए, लावा जो है अगर केंद्रीय माध्यम से निकलता है तो यह सामान्यतः अम्लीय लावा होता है। ठीक है। तो अम्लीय लावा का गुण क्या होगा, अम्लीय लावा किसे कहेंगे, जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो, सिलिका की मात्रा 60, 70 या 80% होगी तो वह अम्लीय लावा होगा। ठीक है। और अगर सिलिका की मात्रा कम होगी, अगर 80% तक है तो जो है अम्लीय लावा 70 से लेकर 80% तक, और इससे नीचे है 40-45 तक है सिलिका की मात्रा तो वह लावा क्षारीय होगा। यानी कि अगर पूछा जाएगा निम्न में से किस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो किस में होगी, अम्लीय लावा में। ठीक है। अब चूंकि अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो वह गाढ़ा अधिक होगा। ठीक है। और गाढ़ा जब होगा तो वह तुरंत जम जाएगा कि नहीं। जब कोई लावा गाढ़ा होगा तो जैसे निकलेगा वैसे जम जाएगा। जैसे यहाँ से लावा निकला, ये जम गया, तो जमने से एक पर्वत जैसी स्थलाकृति बन जाएगी कि नहीं, बन जाएगी। तो यानी कि केंद्रीय उद्भेदन से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। समझ में आया। वही नज़दीक ही जम गया। अब मान लो ये जैसे जैसे ये जितनी बार फूट रहा है उतनी बार लावा जमते जा रहा है, और नज़दीक में जम रहा है तो इसका ढाल खड़ा हो जाएगा और ये पर्वत के जैसा हो जाएगा। और दरारी वाले में क्या होगा, दरार से लावा निकल रहा है तो दूर तक एक तो क्षारीय लावा निकलेगा, इसमें बालू की मात्रा कम होगी तो यह पानी की तरह पतला होगा, और जब पानी की तरह पतला होगा तो दूर तक फैल के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पठार। ठीक है। पठार जानते हो ना। पर्वत क्या होता है, इसका आधार जो होता है, मतलब इसका शीर्ष जो होता है आधार की तुलना में पतला होता है, और पठार क्या होता है, वह अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। यानी कि पठार पे खेती की जा सकती है, लेकिन पर्वत की चोटी पर जाके खेती नहीं करेंगे। ठीक है। वह बहुत सकरा होगा और यह चौड़ा होगा। तो दक्षिण भारत का पढ़ेंगे काली मिट्टी, पढ़ाए थे कक्षा 10 में। तो जो काली मिट्टी है इसी दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से निकला लावा था, जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार सुने हो ना। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी प्रकार बना है। ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार बाद में जब घिसते पिटते मतलब टूट फूट कर मिट्टी बदल गया तो उसी से काली मिट्टी बनी है। ठीक है। तो दरारी उद्भेदन में कौन सा लावा निकल रहा है, क्षारीय लावा। ठीक है। थोड़ा दिमाग यहीं रखो, घर जब भूख लगा है क्या। हाँ चलो अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट बता देना है, कल फैक्ट बताएंगे। कल भूकंप वाला भी फैक्ट बता देंगे और इसका भी, मतलब जो एग्जाम में चीज़ें आती हैं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कल जो है इसका जो एग्जाम में आएगा। ठीक। केंद्रीय और दरारी वाला समझ में आया। ठीक। अब देखो उद्गार मतलब उसकी अवस्थिति के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार, ये तो उद्गार के आधार पर था। अब उसकी स्थिति के आधार पर कि ज्वालामुखी में से लावा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि बंद हो गया है, तो उस आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा क्या होगा, एक हो गया सक्रिय और दूसरा होगा, एक तो हो गया मृत ज्वालामुखी और एक हो गया सुसुप्त। सुसुप्त या सुप्त भी कहीं आएगा। ठीक है। देखो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है कि एक कोई पर्वत जैसा है जहाँ से ज्वालामुखी निकला था और इसमें लावा हमेशा धुआं निकलता रह रहा है। ठीक है।
इसमें से हमेशा आग निकलती रह रही है, लावा निकलता रह रहा है, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है स्ट्रम्बोली। तो स्ट्रम्बोली जो है सागर में है, एक द्वीप है। द्वीप क्या है? समुद्र में है, एक छोटा सा द्वीप है और उसमें से आग जैसा निकलता रहता है, तो उसको बोलते हैं भूमध्य सागर में है तो उसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? एक मचान के जैसा ऊंचा क्षेत्र होता है जहाँ से निगरानी की जाती है, लाइट जलती रहती है, तो दूर से लाइट जैसा दिखाई देगा और ये भी लाइट के जैसा दिखाई देगा। तो स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें से हमेशा लावा निकल रहा है, तो कैसा हो गया? सक्रिय हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखो मृत का मतलब क्या हो गया? ज्वालामुखी मर गया है। ठीक है। जैसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, वहाँ जो ज्वालामुखी आया था लगभग 13 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में आया था, तब से वहाँ ज्वालामुखी आया नहीं और वहाँ टूट फूट कर मिट्टी बन गई, यानी कि वह ज्वालामुखी मर गया है कि नहीं? मर गया है ना। 13 लाख साल में फिर आया कि अगर आता 200-400 साल 500 साल में तब उसको नहीं मानेंगे, लेकिन ये एकदम समाप्त हो गया तो मृत ज्वालामुखी इसको बोलेंगे। ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े पठार हैं, जैसे ब्राज़ील का पठार, कनाडा का पठार, वहाँ पे बहुत पहले लावा निकला था और वह लावा समाप्त हो गया और फिर दोबारा निकला भी नहीं, तो इसको मृत ज्वालामुखी के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। अब सुषुप्त क्या होता है? ये मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी है। ठीक है। सोया हुआ क्यों कहेंगे? कि मतलब अभी निकला और 200-300 साल तक नहीं निकला, तो 200-300 साल तक अगर नहीं निकलेगा तो लोग जाके वहाँ बस जाते हैं, उसमें शहर बसा लेते हैं, गांव बसा लेते हैं, फिर अचानक ये 400 साल बाद फटा। ठीक है। और सबको समाप्त कर देगा। तो सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब हो गया कि अभी तो नहीं फट रहा है, उसमें से लावा नहीं निकल रहा है, लेकिन उसमें से लावा निकलने की संभावना है। ठीक है। तीनों समझ में आ गया? मृत वाले में से लावा निकलने की संभावना है? नहीं है, वो मर गया है। सक्रिय वाले में से हमेशा निकल रहा है और ये सुषुप्त वाला ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ तो कोई जाएगा नहीं और यहाँ वाले पे जाए चाहे न जाए कोई खतरा नहीं है। यहाँ वाले पे जब सुप्त हो जाता है तो पता नहीं चलता 400 साल में फूटेगा, 200 साल में फूटेगा। मान लो 400 साल में फूटेगा तो 10 पीढ़ियाँ बदल गई, नाती पनौती सब भूल गए कि कब फूटा था, और अचानक फूटेगा तो पता चलेगा कि सब मर गए कि नहीं। से मतलब ये खतरनाक ज़्यादा है।